गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है लर्न विद परफेक्ट में। मैं कुलदीप सिंह आप लोगों को स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक मनोविज्ञान के जो सेगमेंट, उसमें लास्ट की क्लास में हमने आपको समावेशी शिक्षा के बारे में बताया। अब समावेशी शिक्षा से चीज़ को आगे ले चलते हैं। जब कल हमने आपको समावेशी शिक्षा पढ़ाया था तो हमने वहाँ पर एक चीज़ आपको बताई थी कि जो समावेशी शिक्षा होती है, समावेशी शिक्षा जो होती है, इसमें दो प्रकार के छात्र या कहें सामान्य और विशिष्ट छात्र एक साथ शिक्षा पाने के अवसर को प्राप्त करते हैं। सामान्य और विशिष्ट छात्र एक साथ पढ़ते हैं, सीखने के समान अवसर पाते हैं। उस शिक्षा व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? समावेशी शिक्षा से। अब दूसरा सवाल यहाँ ये उठता है कि ये विशिष्ट छात्र होते कौन से हैं, किन्हें हम विशिष्ट कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, कक्षा में जिन बच्चों की आवश्यकताएं विशिष्ट होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट छात्र। मान लीजिए हमारी 100 बच्चों की क्लास है, उसमें एक बच्चा ऐसा जिसको थोड़ा कम दिखाई देता है, एक बच्चा ऐसा जिसको कम दिखाई देता है, तो उस बच्चे की पहली आवश्यकता क्या है? पहली आवश्यकता उसकी है चश्मा। लेकिन चश्मा पूरी कक्षा की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उस बच्चे की जिसे कम दिखाई देता। इसका मतलब उसकी आवश्यकता बाकी बच्चों से क्या है? विशिष्ट है। तो जिन बच्चों की आवश्यकताएं बाकी बच्चों से विशिष्ट होती हैं, जिन बच्चों को कुछ अतिरिक्त आवश्यकता होती है, उन्हीं बच्चों को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट बालक कहते हैं, क्योंकि इनकी आवश्यकताएं क्या होती हैं? विशिष्ट होती हैं। तो चाहे हम विशिष्ट बालक कहें या कहें विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, एक ही बात है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कौन कौन से होते हैं और इन्हें किस प्रकार पढ़ाया जाता है। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की बात करें तो किसे विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कहेंगे? कक्षा में जिन बच्चों की आवश्यकता सामान्य बच्चों से अलग होती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक। यानी जिन बच्चों की आवश्यकताएं सामान्य बच्चों से अतिरिक्त होती हैं, उन्हीं को हम विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कहते हैं। अब विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को कैसे कैटेगराइज किया गया है, तो इसके संबंध में एक एक्ट आया था। एक एक्ट था, एक्ट का नाम था RPWD एक्ट 1995। यानी एक एक्ट आया RPWD एक्ट 1995। इसका मतलब है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995। तो 1995 में एक एक्ट आया जिसमें कहा गया कि कक्षा में ऐसे बच्चे जिनकी आवश्यकताएं विशिष्ट होती, उनकी कैटेगरी होती है 7। यानी 7 प्रकार के बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें हम क्लास में कुछ अतिरिक्त दे सकते हैं। लेकिन ये एक्ट बदल गया और जब एक्ट दूसरा आया तो वो एक्ट कहा जाता है RPWD एक्ट 2016। और RPWD एक्ट 2016 में इनकी कैटेगरी बताई गई 21। यानी 21 प्रकार के बच्चे ऐसे होते हैं कक्षा में जो डिसेबिलिटीज के साथ होते हैं, जिन्हें हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत होती है, जिन बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा देने की जरूरत होती है। उनकी संख्या कितनी होती है? 21 होती है। और इसी 2016 में और एक चीज की गई। एक शब्द हिंदी में होता है विकलांग बालक। विकलांग बालक, इसे हटा दिया गया। यानी विकलांग शब्द को हटा दिया गया और इसके स्थान पर एक नया शब्द गढ़ा गया, एक नया शब्द दिया गया और वो था दिव्यांग। वो शब्द क्या था? दिव्यांग था। तो ये सवाल पूछा भी गया है कि विकलांग के स्थान पर दिव्यांग शब्द का प्रयोग कब हुआ? तो 2016 से हुआ है। RPWD एक्ट 2016 में यहां पर जो 7 कैटेगरी बताई गई थी विशिष्ट बालकों की, उनकी संख्या बढ़ाकर यहां कितनी कर दी गई? 21 कर दी गई और विकलांग के स्थान पर दिव्यांग शब्द को प्रयोग में लाया जाने लगा। और एक बार सीटेट में पूछा गया था दिव्यांग अधिकारिता वर्ष किस वर्ष को मनाया जाता है? तो 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विकलांग शब्द के स्थान पर दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। हैंडीकैप की जगह पर डिसेबल पर्सन की बात कही जाने लगी।
तो यहां से अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट सबसे पहले कब आया, तो 1995 में आया। कितनी कैटेगरी थी? 7 कैटेगरी थी। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट संशोधित कब हुआ? 2016 में हुआ। और इसमें विशिष्ट बालकों की कैटेगरी कितनी बताई गई? 21 बताई गई। और विकलांग की जगह पर दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया गया। आरपीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म होता है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, निर्योग्य व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम। अभी भी सीटेट का पेपर हुआ था, उसमें भी ये पूछा गया था निर्योग्य कौन होता है, तो जिन बच्चों को सामान्य बच्चों से अतिरिक्त आवश्यकता होती उन्हीं को हम निर्योग्य कहते हैं। ठीक है, तो इनमें कौन कौन से बच्चे होते हैं जो हमें पढ़ने हैं? तो वैसे तो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग आपको 21 टाइप के बच्चे नहीं पढ़ने हैं। आपको पढ़ना कितना है? अगर आपके कोर्स की हम बात करें कि आपका जहां जहां से प्रश्न बनता है, तो आपको पढ़ना है अधिगम निर्योग्य बालक, अधिगम निर्योग्य बालक यानी जो पढ़ने लिखने में निर्योग्य होते हैं। आपको पढ़ना है प्रतिभाशाली बालक, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक भी क्या होता है? ये भी विशिष्ट आवश्यकता वाला होता है, प्रतिभाशाली बालक। आपको पढ़ना है मंदबुद्धि बालक, मंदबुद्धि बालक, सृजनात्मक बालक, पिछड़े बालक, वंचित बालक डिप्राइव्ड, समस्यात्मक बालक और दिव्यांग बालक। ये इतनी कैटेगरी आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 कैटेगरी के बच्चे आपके कोर्स में पूछे जाते हैं जो आपको पढ़ना है। जिसमें अगर आप देखेंगे तो दिव्यांग बालक से अलग से आपके सिलेबस में दिया गया, तो यहां से एक सवाल आएगा और यहां से एक सवाल आएगा और इन बच्चों में भी एक सवाल पूछा जा सकता है। तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के सवाल आएंगे, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। तो शुरुआत हम लोग करेंगे अधिगम निर्योग्यता वाले बालकों की। अधिगम निर्योग्यता वाले बालक कौन से होते हैं? तो देखिए, अधिगम निर्योग्यता वाले बालक जो होते हैं उन्हें हम 3 नामों से हिंदी में, उन्हें कभी कभी लिख के आता है पेपर में अधिगम निर्योग्यता, कभी लिख कर आता है अधिगम अक्षम, कभी लिख कर आता है अधिगम अक्षमता वाले छात्र। तो एक ही बात है, लर्निंग डिसेबिलिटी। अब ये लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है इसके बारे में समझ लेते हैं। ये एक अक्षमता होती है कि मान लीजिए बच्चा सब कुछ अच्छे से कर लेता है, लेकिन जब आप उससे कहते हो कि बेटा लिखो स्नैक, तो वो स्नैक ऐसे लिखना चाहिए था, लेकिन वो एस को बना देता है ऐसे और कहता है देखो हमने स्नैक लिख दिया। तो कहने का मतलब है बाकी चीजें तो बच्चे की सही है, पढ़ भी लेता है, सारी चीजें बढ़िया हैं, लेकिन वो एक काम करने में अक्षम होता है। हो सकता है वो लिख ना पाए, हो सकता है जब आप उससे पढ़ने को, क्योंकि ये कौन सा अक्षर लिखा, तो वो कह दे ये एम लिखा है, वो डब्ल्यू को एम पढ़े। तो कोई एक काम, कोई एक ऐसी चीज जो बच्चे को समस्या में डालती है, ऐसे बच्चे क्या कहलाते हैं? अधिगम निर्योग्य बालक कहलाते हैं, जो आगे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बारे में कुछ चीजें पहले समझ लीजिए कि ये जो अधिगम निर्योग्यता होती है, अधिगम निर्योग्यता जो होती है, अधिगम निर्योग्यता ये कोई बीमारी नहीं होती। पहली चीज, ये बीमारी नहीं है कि भाई अगर हमारी डिस्ग्राफिया हो गया, हम इंजेक्शन लगवा लें, हम दवाई ले लें तो डिस्ग्राफिया हमारा ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यानी ये कोई बीमारी नहीं होती है, ये कोई समस्या नहीं होती है। यानी ना ही ये बीमारी है और ना ही ये कोई समस्या है कि अगर बच्चे को डिस्ग्राफिया हो गया तो अब जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ना ये बीमारी है, ना ये समस्या है। आखिरकार ये है क्या? तो ये है क्या, तो समझिएगा, अधिगम निर्योग्यता एक चर अवस्था होती है, एक चर अवस्था होती है, एक वेरिएबल स्टेज होती है। चर अवस्था का मतलब, चर का मतलब है साथ साथ जुड़े रहना, जो बदलती नहीं है। अब मान लीजिए बच्चा लिखने में अक्षम है, कोई एक अक्षर वो नहीं लिख पाता, वो एम नहीं लिख पाता, तो जब भी एम लिखना चाहेगा उसके हाथ से डब्ल्यू ही बनेगा। तो ये एक चर अवस्था होती है, ना ये बीमारी होती है और ना ये समस्या होती है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है हमें, क्योंकि पेडागोजिकल सेक्शन में यहां से क्वेश्चन बनता है कि अगर आपकी कक्षा में कोई बच्चा ऐसा है तो आप उसके लिए क्या करेंगे। तो अगर हम उसको बीमारी और समस्या समझ लेंगे तो तरीके दूसरे होंगे हमारे पास उसको सुधारने के, लेकिन बीमारी और समस्या के बजाय ये एक चर अवस्था होती है जो बच्चों में पाई जाती है, उनके एक काम को लेकर उनको ये प्रभावित करती है। ठीक है, अब इसके रीजन क्या है, क्यों ये आती है,
कि ये अधिगम अक्षमता आती क्यों है, तो इसके कारणों में बहुत सारे प्रमुख कारण हैं। जैसे एक कारण है आनुवांशिकता। आनुवांशिकता, अगर मम्मी पापा या पूर्वजों में किसी को इस तरीके की डिसेबिलिटी है तो बच्चे में भी वो डिसेबिलिटी होने का जो है खतरा रहता है, यानी बच्चे में भी वो डिसेबिलिटी हो सकती है। तो पहला कारण है आनुवांशिकता। दूसरा कारण इसका हो सकता है गर्भावस्था में पोषण ना मिलना। गर्भावस्था में पोषण ना मिलना, यानी जब बच्चा गर्भ में होता है अगर उसे संपूर्ण पोषण ना मिला तब भी डिसेबिलिटी हो सकती है। नवजात शिशु को कोई गंभीर मानसिक बीमारी होना, यानी बच्चे को अगर कोई गंभीर मानसिक बीमारी छोटे पर हो गई। इसके अलावा मां द्वारा गर्भावस्था में ड्रग्स लेना, यानी मां अगर ज्यादा मात्रा में दवाइयां ले रही है, शराब ले रही है, ड्रग्स ले रही है, कोई भी चीज, तो उससे क्या होगा, डिसेबिलिटी आ सकती, ड्रग्स लेना। इसके अलावा नवजात शिशु के सिर के पिछले हिस्से में चोट लगना, पिछले हिस्से में चोट लगना, यानी बच्चा है उसके सिर के पिछले हिस्से में चोट लग गई किसी तरीके से, तब भी डिसेबिलिटी हो जाती है। तो प्रमुख रूप से ये कारण है जिनकी वजह से, जैसे अनुवांशिकता, अगर मम्मी पापा या पूर्वजों में किसी की डिसेबिलिटी है तो बच्चे में डिसेबिलिटी होने के चांस रहते हैं। गर्भावस्था में बच्चे को पूरा पोषण नहीं मिल पाया, खाना पीना, संपूर्ण आहार नहीं मिल पाया। नवजात शिशु को कोई मानसिक बीमारी हो गई, मां ने गर्भावस्था में ड्रग्स ले लिए, दवाइयां ज्यादा मात्रा में ले ली, या नवजात शिशु के सिर के पिछले हिस्से में चोट लगना, इसे एक नाम दिया जाता है सेरेब्रल पैल्सी। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रमस्तिष्क घात। प्रमस्तिष्क घात, सेरेब्रल पैल्सी। सेरेब्रल पैल्सी ये पूछा भी गया है सीटेट में, यानी सिर के जब पिछले हिस्से में चोट लगती है तो उसे प्रमस्तिष्क घात कहते हैं, और प्रमस्तिष्क घात की वजह से भी बच्चा अधिगम निर्योग्य हो सकता है। तो सेरेब्रल पैल्सी भी इसका बड़ा रीजन होता है बच्चे के अंदर निर्योग्यता उत्पन्न हो। तो ये कुछ ऐसे रीजन है, अनुवांशिकता, पोषण न मिलना, नवजात शिशु के सिर में चोट लगना या सेरेब्रल पैल्सी होना, जिसकी वजह से बच्चा कोई एक काम करने में असमर्थ हो जाता है, एक काम करने में उसको समस्या होती है, और इसी अवस्था को किस नाम से जाना जाता है, अधिगम निर्योग्यता कहते हैं। इसे लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं, जहां बच्चा कोई एक काम करने में असमर्थ होता है, बाकी कामों में उसको समस्या नहीं होती, तो इसे हम लोग अधिगम निर्योग्यता कहते हैं। ये कोई समस्या नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक चर अवस्था है जो बच्चों में पाई जाती है। अब कौन कौन सी डिसेबिलिटी होती है इस पर चर्चा कर ली जाए, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये जो पेज आपके सामने लिखा है, यहां से एक सवाल आपकी परीक्षा में बनेगा। चलिए इसको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे जो पहली क्षमता लिखी यहां पर है मौखिक क्षमता। मौखिक क्षमता का मतलब है जो बच्चे बोलने में समस्याग्रस्त होते हैं, कि मान लो किसी शब्द पर बहुत ज्यादा फंस गए, वो बोलते समय मुंह से आवाज, वो एक शब्द नहीं निकलता, बहुत ज्यादा हकलाते हैं, उनको समस्या होती है। तो मौखिक क्षमता को दो नामों से जाना जाता है, इसे अफेजिया भी कहते हैं, इसे डिस्फेजिया भी कहते हैं। ये नाम परीक्षा में ज्यादा पूछा जाता है, डिस्फेजिया। तो डिस्फेजिया का मतलब होता है मौखिक क्षमता, यानी जब बच्चे मौखिक रूप से कम्युनिकेशन करने में असमर्थ होते हैं, यानी कि बच्चों को समस्या होती है किसी एक शब्द या एक अक्षर को बोलने में। ये फैन जरा ऊपर को करो, ये नीचे हवा जा रही है इसकी, ऐसे नहीं तो और नीचे चलेगा, ये हिस्सा आगे बढ़ाओ। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, हाँ ऐसे रखो। तो बच्चे बोलने में, मान लीजिए आपने बच्चे से कहा कि आप बोलो कोई शब्द, तो शब्द बोलते समय फंस गया, उसके मुंह से फंस के वो चीज निकलती, तमाम बच्चों को आपने देखा होगा, तो उसे कहते हैं मौखिक क्षमता। क्या होती है? अफेजिया या डिस्फेजिया। लेखन क्षमता काफी बार परीक्षाओं में पूछी गई है। लेखन क्षमता क्या होती है कि जब बच्चा कुछ शब्दों या कुछ अक्षरों को लिखने में असमर्थ होता है। आपने बच्चे से कहा एस बनाइए, तो बच्चे ने एस हमेशा ऐसे बनाया। आपने बच्चे से कहा डब्लू बनाइए, तो बच्चे ने कहा ये देखो डब्लू बन गया।
तो जब बच्चा लिखने में असमर्थ होता है, आपने कहा लिखिए 100, तो बच्चे ने कहा ये देखिए 100 हमने लिख दिया, जबकि लिखा क्या है, वॉज लिखा है। तो बच्चा विपरीत दर्पण उसमें लिखता है। यहां ये मत समझिए अगर बच्चा लिख नहीं पाता, मान लीजिए कोई बच्चा कभी स्कूल ही नहीं गया, कोई बच्चा कभी स्कूल नहीं गया तो लिख नहीं पाता, तो कह दो उसको अग्राफिया हो गया, तो नहीं। अग्राफिया का मतलब है लिखने में त्रुटियां करना, और खासकर कैसी दर्पण प्रतिलिपि बनाना, यानी कि उल्टा अक्षरों को बनाने की जो एक जो है क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, अग्राफिया या डिस्ग्राफिया कहलाती है। तो लेखन क्षमता क्या होती है, डिस्ग्राफिया, ये परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद में यहां लिखा है पठन क्षमता, वही सेम चीज यहां पर है, जब पढ़ने में असमर्थ बच्चा हो, यानी लिखा कुछ और है, बच्चा पढ़ कुछ और रहा है, लिखा है यहां पर M और बच्चे से कहा ये क्या लिखा, तो बच्चा पढ़ इसको रहा है W, लिखा है वॉज, बच्चा पढ़ रहा है इसको 100, लिखा है 21, बच्चा इसको पढ़ रहा है 12। तो पढ़ने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, एलेक्सिया या डिसलेक्सिया के नाम से कहलाती है, डिसलेक्सिया। अब याद करने का तरीका आप ऐसे याद कर लो, सिया यहां लास्ट में लिखा, तो सिया नाम की लड़की पढ़ नहीं पाती, तो जहां पढ़ने की बात आए वहां पर आप डिसलेक्सिया ही लगाइए, क्योंकि लेक्सिया से आप जोड़ सकते हैं कि भाई लेक्सिया शब्द है, तो लेक्सिया का मतलब सिया नाम की कोई लड़की है जो पढ़ने में थोड़ी सी असमर्थ है। तो पढ़ने की क्षमता क्या होती है, डिसलेक्सिया होती है। इसके अलावा सूक्ष्म गतिक कौशल, सूक्ष्म गतिक कौशल कौन से होते हैं, जैसे मुट्ठी बनाना, चुटकी बनाना। कुछ बच्चों की चुटकियां आपस में नहीं बनती, फिंगर आपस में कनेक्ट नहीं होती हैं, उनको मुट्ठी बना, जब राइस वगैरह खाते हैं तो उनकी उंगलियों में गैप रहता है। तो जब बच्चे के अंदर सूक्ष्म गतिक कौशल, लिख पेन ना पकड़ पाना अच्छे तरीके से, उंगलियों का कपना, ऐसे उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होना, तो वो सारी क्षमता क्या कहलाती है, अप्रैक्सिया या डिस्प्रैक्सिया के नाम से कहलाती है। तो इसको भी याद रखिए, परीक्षा का काफी फेमस ये भी एक टर्म है, डिस्प्रैक्सिया। तो यहां से ये भी सवाल बनता है। इसके बाद आते हैं मैथमेटिकल डिसेबिलिटी, जो गणितीय क्षमता होती है, जिन लोगों को गणित में समस्या होती है उसे डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। उसे किस नाम से जाना जाता है, डिस्कैल्कुलिया। यानी मैथमेटिकल डिसेबिलिटी क्या कहलाती है, डिस्कैल्कुलिया, जो 5 प्रकार की होती है। पहली डिस्कैल्कुलिया यहां पे लिखी वर्बल। वर्बल डिस्कैल्कुलिया क्या होती है, जो बच्चे बिना कॉपी पेन के बिल्कुल मैथ नहीं कर पाते। आपने उनसे पूछा भाई 2 और 2 कितने होते हैं, उन्होंने पेन निकाला, लिखा 1 2 1 2 1 2 3 4 होते हैं, यानी बिना पेन कॉपी के वो कुछ भी नहीं कर पाते, उनको होती है वर्बल डिस्कैल्कुलिया। दूसरा यहां पर लिखा है ग्राफिकल डिस्कैल्कुलिया। अगर यहां आप देखें तो लिखने की क्षमता क्या थी, ग्राफिया। तो जो बच्चा गणित लिख नहीं पाता, यानी आपने बच्चे से कहा लिखो 21, तो उसने कहा देखो मैंने 21 लिख दिया, लिखा क्या है 12, और उसने क्या कहा हमने 21 लिख दिया है। या 6 को 9 बनाना, 9 को 6 बनाना, तो लिखने की जो गणित लिखने की क्षमता होती है किस नाम से जानी जाती है, ग्राफिकल डिस्कैल्कुलिया। अगला है लेक्सिकल डिस्कैल्कुलिया। यहां लेक्सिया शब्द किससे संबंधित था, लेक्सिया पढ़ने से संबंधित था। तो यहां पर जब बच्चा गणितीय संख्याओं को, गणितीय अंकों को पढ़ नहीं पाता तो उसे क्या कहते हैं, लेक्सिकल डिस्कैल्कुलिया। प्रैक्टोग्नोटिक डिस्कैल्कुलिया, आकृतियों में भ्रम, आकृति भ्रम, यानी बच्चा जब आयत, वर्ग, त्रिभुज इनमें भ्रमित रहता है, उसे पता नहीं होता कि वर्ग क्या है, आयत क्या है, इनको समझ नहीं पाता, तो प्रैक्टोग्नोटिक डिस्कैल्कुलिया है। और अंत में है ऑडोग्नोटिक, ये चिन्हों में भ्रम होता है, कि जब बच्चे को प्लस को गुणा समझ लेता, गुणे को प्लस समझ लेता है, तो चिन्हों में भ्रम को ऑडोग्नोटिक डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। तो कहने का मतलब है ये 5 प्रकार की डिस्कैल्कुलिया गणित से संबंधित होती है। तो गणितीय क्षमता डिस्कैल्कुलिया होती है जो 5 टाइप से प्रकट होती है। स्वलीन विकार, जो बच्चे क्लास में अपने आप में लीन रहते, किसी से मतलब नहीं रखते, किसी के साथ खेलते नहीं, किसी से बोलते नहीं, वो क्लास में अकेले बैठे रहते हैं, तो उसे ऑटिज्म कहते हैं। ऑटिज्म, ऑटिज्म की हिंदी होती है स्वयं से घृणा करना। आत्मविमोह कह सकते हैं, है ना, जब बच्चा स्वयं से घृणा करता, कहता किसी से बोलता नहीं कि हम कुछ है ही नहीं, तो वो ऑटिज्म कहलाता है। इसके बाद अवधान विकार, कुछ बच्चा क्लास में ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, हाथ उनके हिलते रहते हैं, पैर उनके हिलते रहते हैं, कॉपी अंदर डाली, कॉपी बाहर निकाली, क्लास के बाहर गए, अंदर गए, चुपचाप बैठ, इधर देखना उधर देखना, यानी वो कंसंट्रेट नहीं हो सकते। तो कंसंट्रेट का मतलब हुआ अवधान, अटेंशन। तो अटेंशन डिसऑर्डर जिनके अंदर होता है उसे अति सक्रियता कहते हैं, ADHD। जो ये बहुत ज्यादा बच्चे हाइपर होते हैं, है ना, तो उसे हम अति सक्रियता कहते हैं,
हाइपर एक्टिविटी, बहुत ज्यादा इनके अंदर अटेंशन डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी डेफिसिट यानी कि अति सक्रियता, अवधान विकार, ये बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। इसके अलावा लिखा है स्वयं के अंगों को दूसरे से कम समझना। कुछ बच्चे क्लास में ऐसे भी होते हैं जिन्हें लगता है कि उनकी हाइट, उनकी पर्सनालिटी दूसरे बच्चों जैसी नहीं है, वो हरदम कंपेयर किया करते हैं, हरदम दूसरे बच्चे से अपनी तुलना किया करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो दूसरे बच्चे जैसे सुंदर नहीं है, दूसरे बच्चे जैसे स्मार्ट नहीं है। तो वो डिसेबिलिटी किस नाम से जानी जाती है? डिस्मॉर्फिया के नाम से जानी जाती है। और लास्ट में है स्नायु तंत्र संबंधी समस्या। कुछ बच्चे क्लास में तनावग्रस्त रहते हैं, हमेशा बीमार रहते हैं, जरा सी धूप लग जाती बीमार हो जाते, जरा सी बारिश गिर गई तो बीमार हो गए, क्लास में बिल्कुल टेंशन में रहते हैं, सोए रहते हैं, नींद में रहते हैं, तो उसे डिस्थीमिया के नाम से जाना जाता है। ये डिस्थीमिया होती है। तो ये कुछ डिसेबिलिटीज हैं, इन्हें एक बार फिर समझ लीजिएगा, क्योंकि यहां से एक नंबर आपकी परीक्षा में आएगा जरूर। फिर समझिएगा इसको, जब बच्चा मौखिक रूप से कुछ शब्दों या अक्षरों को नहीं बोल पाता तो उसे डिस्फेजिया कहते हैं, लिख नहीं पाता डिस्ग्राफिया कहते हैं, पढ़ नहीं पाता डिसलेक्सिया कहते हैं, उसकी उंगलियां सही तरीके से मैनेज नहीं होती, चुटकी नहीं बनती, मुट्ठी नहीं बनती तो उसे डिस्प्रैक्सिया कहते हैं, गणित नहीं सीख पाता डिस्कैल्कुलिया कहते हैं, जो 5 प्रकार से होती, वर्बल, ग्राफिकल, लेक्सिकल, प्रैक्टोग्नोटिक, ऑटोग्नोटिक। जो बच्चा अपने आप में लीन रहता है उसे स्वलीन विकार कहते हैं, ऑटिज्म कहते हैं। जिस बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा सक्रियता होती, हाथ पर हिलते रहते हैं, उसे एडीएचडी यानी अति सक्रियता अवधान विकार कहते हैं। जो बच्चे स्वयं के अंगों को दूसरों से कम समझते हैं, हरदम तुलना किया करते हैं, उसे डिस्मॉर्फिया कहते हैं। और जो बच्चे तनावग्रस्त रहते हैं, स्नायु तंत्र संबंधी समस्या जिनमें होती है, उसे कहते हैं डिस्थीमिया। अब इससे संबंधित कुछ चीजें और समझ लीजिए, जहां से परीक्षा में कई बार क्वेश्चन बना है और बच्चों ने गलतियां की है, बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा है परफेक्ट एकेडमी लखनऊ बोर्ड पर, और हम आपसे कहें कि जो मैंने बोर्ड पर लिखा है इसे पढ़कर अपनी कॉपी पर लिखो, इसे पढ़कर अपनी कॉपी पर लिखो, तो जो आप पढ़ोगे वही लिखोगे। अगर आपने इसको परफेक्ट एकेडमी के बजाय परफेक्ट अडेकमी पढ़ लिया तो अपनी कॉपी पे क्या लिखोगे? परफेक्ट अडेकमी लिखोगे। तो कहने का मतलब है, जिस बच्चे के अंदर पठन क्षमता होती है कि बच्चा गलत पढ़ता है तो गलत अपने आप लिखने लगता है, यानी डिस्ग्राफिया उसके अंदर अपने आप आ जाता है। फिर समझिए, जिस बच्चे के अंदर पढ़ने की क्षमता होगी उसके अंदर लिखने की क्षमता स्वतः आ जाएगी। इसीलिए कभी कभी लिखा जाता है पढ़ने लिखने की क्षमता को किस नाम से जाना जाता है, तब भी आंसर क्या होता है? डिसलेक्सिया। क्योंकि जो बच्चा गलत पढ़ेगा वो गलत लिखेगा, तो पढ़ने की क्षमता में लिखने की क्षमता अपने आप आ जाती है। तो अगर आपसे परीक्षा में कभी पूछा जाए और वहां पर इस तरीके, मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि पढ़ने की क्षमता, और डिसलेक्सिया में ऑप्शन में ना हो, डिस्ग्राफिया ऑप्शन में हो, तो सही हो जाएगा, क्योंकि जब बच्चा पढ़ेगा गलत तो लिखेगा गलत। तो कहने का मतलब है, जब पठन क्षमता आती है तो लेखन क्षमता स्वतः आ जाती है, क्योंकि जो बच्चा गलत पढ़ता है वो गलत लिखता भी है। एक चीज और समझिए, यहां मैंने लिखा है सूक्ष्म गति संबंधी अक्षमता, यानी जिन बच्चों की उंगलियां सही तरीके से मैनेज नहीं होती, जो बच्चे पेन नहीं पकड़ पाते, मुट्ठी नहीं बना पाते, चुटकी नहीं बना पाते, उनके साथ कौन सी समस्या होती है? उनके साथ होती है डिस्प्रैक्सिया। और भाई, जब कोई बच्चा मुट्ठी सही से नहीं बना पाएगा, चुटकी सही से नहीं बना पाएगा, तो क्या सही तरीके से लिख पाएगा? तो आप कहेंगे नहीं लिख पाएगा। यानी जिसको डिस्प्रैक्सिया होती उसको डिस्ग्राफिया अपने आप हो जाएगा। तो कभी कभी किसी किताब में आपने देखा होगा, लिखा है लेखन क्षमता और आगे लिखा डिस्प्रैक्सिया, तो वो बात काफी हद तक सही है, लेकिन बिल्कुल सही क्या है कि ये सूक्ष्म गति कौशल संबंधी क्षमता होती है, और लिखना भी एक सूक्ष्म गति कौशल क्षमता है, एक सूक्ष्म गति कौशल है, जिसकी क्षमता क्या नाम से जानी जाती है? डिस्प्रैक्सिया। तो लेखन क्षमता भी डिस्प्रैक्सिया होती है, क्योंकि जब बच्चा पेन अच्छे से पकड़ नहीं पाएगा तो लिख भी नहीं पाएगा। किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर से समझ लीजिए, बच्चे बोलने में जब समस्याग्रस्त होते हैं उसे डिस्फेजिया कहते हैं। लेखन की क्षमता उनके अंदर आती है तो उसे डिस्ग्राफिया भी कहते हैं, उसे डिस्प्रैक्सिया भी कहते हैं, क्योंकि बच्चा जब लिखेगा तभी जब वो पेन अच्छे से पकड़ पाएगा। पठन क्षमता जो होती है उसे डिसलेक्सिया कहते हैं, लेकिन जिस बच्चे में डिसलेक्सिया होगी उसके अंदर डिस्ग्राफिया स्वतः हो जाएगी। गणितीय क्षमता क्या होती है? डिस्कैल्कुलिया होती है।
लेकिन वो डिसग्लकुलिया ये नहीं होती कि किसी को गणित नहीं आती, बल्कि वर्बल, ग्राफिकल, लेक्सिकल, प्रैक्टिकोनॉटिक, ऑटोग्नोटिक 5 टाइप से होती है। अपने आप में लीन रहना ऑटिज्म कहलाता है। अवधान विकार यानी जब बच्चा बहुत ज्यादा सक्रिय होता है उसे एडीएचडी कहते हैं। स्वयं के अंगों को दूसरों से कम समझना डिस्मॉर्फिया होता है। स्नायु तंत्र संबंधी जो समस्या होती है उसे डिस्थीमिया कहते हैं। ऐसी 10,000 समस्याएं हैं। अगर आप सारी पढ़ेंगे तो पता चला 1 महीने खाली इसी की क्लास चलेगी। तो यही एग्जाम में हमारे पूछी जाती है, जिसमें ऊपर की जो 5 हैं 1 2 3 4 5 ये एग्जाम की बहुत फेवरेट टर्म्स हैं। इन्हें आप अच्छे समझ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। अब बात आती है कि अगर किसी बच्चे के अंदर ये समस्याएं हो गई हैं तो उसे दूर कैसे किया जाए। तो ये 2 तरीके की होती हैं। कभी कभी प्रयास के द्वारा ये दूर हो भी सकती हैं और कभी कभी ये चीजें जो है दूर नहीं होती हैं। लेकिन अगर उसे उचित मार्गदर्शन दिया जाए, यानी उसकी गाइडेंस एंड काउंसलिंग, निर्देशन और परामर्श दिया जाए, बच्चे को यदि उचित निर्देशन और परामर्श दिया जाए तो वो बच्चा निश्चित बेहतर कर लेगा। तो जरूरत होती है उचित निर्देशन और परामर्श की। एक मूवी आई थी तारे जमीन पर, उसमें बच्चे के साथ इस तरीके की समस्याएं होती हैं, लेकिन उचित गाइडेंस के कारण वो बच्चा अच्छा कर लेता है। तो जरूरत है एक शिक्षक को अच्छे निर्देशन की। एक शिक्षक के अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि ये बच्चे भी अच्छा कर लेंगे। सबसे पहले बच्चे की निर्योग्यता की पता किया जाए कि बच्चे के अंदर कौन सी डिसेबिलिटी है, और फिर उसी के अनुसार उसे सही गाइडेंस दिया जाए, सही तरीके से काउंसलिंग की जाए। तो निश्चित बच्चे इन समस्याओं से बेहतर कर लेंगे, इन समस्याओं से बाहर आ जाते हैं। तो यहां से 1 नंबर की परीक्षा में आपके आएगा। तो ये पहले प्रकार का बच्चा था जो विशिष्ट बालकों में आता है, अधिगम निर्योग्य। अन्य प्रकार के बच्चे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये क्लास यहीं तक, ये 1 नंबर आपका पक्का होता है। धन्यवाद, नमस्कार।